बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। पेश खिदमत है सदियों की बेटी उर्दू नावल का अगला हिस्सा। महाराज वापस आ गए और उनके आने के चंद मिनट के बाद दो जवान शिकारी अंदर आ गए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। सुनो, हम सख्त मुसीबत में घिर गए हैं, क्या तुम मेरे लिए जान की बाजी लगा सकते हो? महाराज ने पूछा। दास हाजिर है महाराज। तो अब तुम्हें चालाकी से यहाँ से निकल कर भरत नवास जाना है। इस तरह के सरिंदर के साथियों की निगाह तुम पर ना पड़े। तुम काले रंग के घोड़े लेकर निकल जाओ ताकि उन्हें देखा ना जा सके, और पहाड़ों के उस तरफ जाकर तुम जितनी भी रफ्तार से हो सके भरत नवास पहुँच जाओ। राकेश को जगाओ और उसे सूरत हाल बता दो। उससे कह दो कि वो जितनी जल्दी हो सके तैयारी करके रातों रात चल पड़े और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ पहुँच जाए। बोलो, ये काम कर सकोगे? हम जीवन दान के लिए तैयार हैं महाराज। दोनों सवारों ने बैक वक्त जवाब दिया। मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कि इस तरह यहाँ से निकल भागने का मौका मिल जाएगा। तब फिर जल्दी करो मित्रों, अगर तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तो तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। हम जा रहे हैं महाराज। जाओ, मैं तुम्हारी कामयाबी का इंतज़ार कर रहा हूँ, शरद चंद्र ने कहा, और वो दोनों तेजी से बाहर निकल गए। पूर्णिमा ने चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा कर लिए थे। तब महाराज ने उसे देखा और उसके करीब पहुंचते हुए बोले, क्यों राजरानी, तुम हमारी कोशिश से मुतमईन हो? भगवान करे हमें कामयाबी हो। हमें कामयाबी होगी पूर्णिमा। तुम्हारी मोहब्बत की जोत मुझे जिंदा रखेगी। तुम चिंता ना करो, महाराज ने उसे आगोश में लेते हुए कहा, और पूर्णिमा ने नफरत से मुँह फेर लिया। ठीक है बूढ़े सांप, एक बार और तेरे ये मनहूस हाथ बर्दाश्त कर लूँ जिनसे मुझे घिन आती है, जो मेरे बदन से लिपटे हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई मकड़ा मखमल पर चढ़ आया हो। उसने दिल में सोचा, रात बड़ी बेकली में गुजर रही थी। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे जब अचानक पहरेदार देने वाले चीख पड़े। बज़ाहिर गद्दे पर सोई हुई मालूम हो रही थी पूर्णिमा, लेकिन वो भी शरद चंद्र की तरह जाग रही थी। शरद चंद्र तो जिंदगी बचाने के बारे में सोच रहे थे और पूर्णिमा की आंखों में सरिंदर की मोहनी मूरत बसी हुई थी। उसके दिल की दुनिया अथल पथल हो रही थी कि राकेश तो उसके कदमों की धूल भी नहीं। बिला वजह उसने खुद को राकेश के हवाले करके अपना शरीर खराब किया है, मगर उस वक़्त सरिंदर उसे नज़र आ गया था और राकेश वो इसके प्रेम के काबिल भी नहीं। गंदी नाली के कीड़े को उठाकर महल में रख दिया। इसके मिजाज ही नहीं मिलते। इसको राकेश से सख्त नफरत महसूस हुई। नकारा मजहूल इंसान, समझता क्या है अपने आप को? उसे सिर्फ गुलामी करनी चाहिए थी। उसे ये जुर्रत कैसे हुई कि अपनी आंखों के दिए बुझा ले? कमीना कहीं का, नीच ब्राह्मण। शोर की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी और वो भी चुन पड़ी। शरद चंद्र तो उठकर खड़े हो गए थे। अरे अरे राजरानी उठो, शायद सरिंदर ने हमला कर दिया। पूर्णिमा बहुत जल्दी से उठ गई। महाराज ने अपनी तलवार उठाई और बाहर निकल आए। पूर्णिमा भी उसके पीछे पीछे आई। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? शरद चंद्र ने पहरेदारों से पूछा। वो अपनी जगह मौजूद थे। पूरे कैंप का एक आदमी भी नहीं सोया था। महाराज, ये एक पहरेदार ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, और शरद चंद्र ने उसके करीब पहुंच गए। महाराज की आंखें फटी हुई थीं। फिर वो खुश्क होंठों से जुबान को तर करते हुए बोले, ये सर कहाँ से आए? किसी ने दूर से फेंके हैं। इनके गिरने की आवाज़ सुनकर ही हम इनकी तरफ आए हैं। महाराज ने गर्दन हिलाई। उनकी आंखों में मौत की स्याही उतरती आ रही थी। उन्होंने मायूसी से पूर्णिमा की तरफ देखा और फिर भराई हुई आवाज़ में बोले, हमारी ये तरकीब भी बेकार हो गई पूर्णिमा। अब क्या होगा महाराज? पूर्णिमा ने पूछा। कुछ नहीं, हमें सरिंदर से जंग करना होगी, महाराज अजीब से लहजे में बोले, और पूर्णिमा उनकी शक्ल दिखने लगी। उसने इस जंग का नतीजा महाराज के चेहरे पर देख लिया था। अब महाराज के सामने और कोई चारा नहीं था सवाए जंग के। चुनाचे बाकी वक्त उन्होंने जंगी तैयारियों में गुजारा, यहाँ तक कि वो दिन निकल आया। दिन की रोशनी में महाराज शरद चंद्र के बहादुरों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर 12 बज रहे थे। नैना और पूर्णिमा भी एक खैमे में थीं। तकरीबन 8 बजे थे कि महाराज पूर्णिमा के खैमे में आए। उन्होंने नैना की तरफ देखा और नैना बाहर निकल गई। तब महाराज पूर्णिमा की तरफ मुखातिब हुए, इस नागहानी से निपटना ही होगा पूर्णिमा। मुमकिन है मैं जिंदा वापस ना आ सकूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम की शक्ति मेरे साथ है। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, उन्होंने कहा। पूर्णिमा पत्थर के बुत की तरह खामोश खड़ी रही। महाराज उसे छोड़कर बाहर निकल आया और नैना जो खैमे के पीछे खड़ी थी पूर्णिमा के पास पहुंच गई। उसने पूर्णिमा का चेहरा देखा और पूर्णिमा हंस पड़ी। सुना नैना, बूढ़े महाराज क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे रानी जी? नैना ने पूछा। कह रहे थे कि तुम्हारे प्रेम की शक्ति मेरे साथ है, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। पूर्णा ने महाराज की सी लरजती आवाज़ में कहा।
और नैना भी हंस पड़ी। वो मेरे पति देव है नैना, मुझे उनके लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तुम भी प्रार्थना करो नैना, है भगवान मेरे बूढ़े पति को मरते हुए ज्यादा तकलीफ ना हो। भगवान एक ही बार में उनकी गर्दन सर से अलग हो जाए ताकि उन्हें मौत के बारे में गौर ना करना पड़े। नैना हंसी से लोटपोट हो गई। उसके पेट में पूर्णिमा की अदाकारी पर हंसते हंसते दर्द होने लगा। चलो नैना, जंग का मंजर देखें देखें बूढ़े राजा से तलवार भी उठती है या नहीं, पूर्णिमा ने कहा और नैना को लेकर बाहर निकल आई। वो दोनों खेमे से दूर एक टीले पर चढ़ गईं और शरद चंद्र की मुख्तसिर सिपाहियों को देखने लगी जो सहमे डरे हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर सब एक हमवार मैदान में पहुंच गए। दूसरी तरफ पहाड़ों से सरिंदर निकल रहा था, बांका सजीला जवान, राजों का राजा। पूर्णिमा उसकी सज धज देखने लगी। नैना ने उसके चेहरे की तरफ देखा और इस कदर महवपा होकर मुस्कुरा दी। क्या देख रही हैं राजरानी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और पूर्णिमा चूक पड़ी। उसने अजीब सी निगाहों से नैना को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, तुझसे गहरी सखी और कौन है हमारी नैना, हम इससे मन हार बैठे हैं। सरिंदर से? नैना ने उछलकर कहा, हाँ नैना, रात भर हम इसके ख्याल में डूबे रहे हैं। मैं ना कहती थी राजरानी जी, ऐसा सुंदर जवान मैंने जीवन भर नहीं देखा। तू ठीक कहती थी नैना, हम इसके बिना ना जी सकेंगे, हम इसे अपनाए बगैर नहीं रहेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन होगा राजरानी जी? नैना ने फिक्रमंदी से कहा, हमें अपना प्रोग्राम में फौरन तब्दीली करना होगी। नैना, पहले हमारा ख्याल था कि हम साफ खुंडाली के राजकुमार का नाम ले देंगे। इस पर अगर भरत नवाज वाले ज्यादा शोर मचाएंगे, खुंडाली से जंग करके इस पर कब्जा कर लेंगे और खंडाली को भरत नवाज में जम कर लेंगे। मगर हम अपने प्रेमी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं? अब हम भरत नवाज वालों को बताएंगे कि वो गले में लिपटे हुए डाकू थे, रातों रात आ पड़े और उन्होंने सबको हलाक कर दिया। सरिंदर का नाम नहीं आना चाहिए, मगर ये दासियां जो जिंदा रहेंगी। नैना ने दूसरी लड़कियों की तरफ इशारा किया जो इन लोगों के साथ आई थीं। क्या ये सब कुछ ना बता देंगी रानी जी? इन्हें जिंदा रखने की क्या जरूरत है? क्या तू इन्हें गहरी खाइयों से धक्का भी नहीं दे सकती? नैना के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे लम्हे वो संभल गई। खुद उसकी जिंदगी ही क्या हैसियत रखती थी? पूर्णिमा की जुबान की एक जंबश उसका जीवन भी छीन सकती थी। चुनाचे वो जल्दी से वहाँ से चल पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजरानी जी, मैं तुम्हारे इशारे पर संसान का सब कठिन काम कर सकती हूँ। जरा देख नैना, कैसा बांका जवान है, मगर बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर है। उसने गुन कर ही जवानों को लड़ाने का फैसला किया। जितने श्वेत चंद्र के साथ हैं, बाकी अलग खड़े हुए हैं। मगर तुम चिंता मत करो रानी जी, इसके साथ छटे हुए जवान हैं, जबकि खुद महाराज के साथियों का रात से हाल पतला है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर जंग शुरू हो गई। सरिंदर के आदमियों ने महाराज के आदमियों पर हमला कर दिया और खुद सरिंदर महाराज के मुकाबले आ गया। शरद चंद्र किसी जमाने में लड़ाके होंगे, लेकिन अब तो वो सिर्फ हसीनों के नाज उठाते थे। तलवार का बोझ उनके बाजुओं के बस की बात कहाँ थी? शरद चंद्र, संभल कर वार करो और करते रहो जब तक थक ना जाओ। क्या तुम्हारे बाजू सिर्फ मजलूम लड़कियों पर ही काबू पा सकते हैं? मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सरिंदर शरद चंद्र के कमजोर वार को रोकते हुए कह रहा था। मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा सरिंदर, मैं तुझे। ओह हाँ हाँ महाराज, अपने आदमियों का हशर देखो, सब तुम्हारी तरह नकम्मे हैं, सरिंदर ने कहा। और शरद चंद्र पलट कर देखने लगे और फिर इनका दिल काम कर रह गया। सरिंदर के आदमियों ने तो इनके आदमियों को सफाया ही कर डाला था। इन्हें ऐसी बदतरीन शिकस्त की उम्मीद नहीं थी। इस दौरान अगर सरिंदर चाहता तो आराम से शरद चंद्र की गर्दन उड़ा सकता था, लेकिन वो उनके की संभलने की इंतजार करता रहा, जिसका एहसास शरद चंद्र को भी हो गया था। चुनाचे वो संभले और इस बार सरिंदर को गाफिल पाकर उन्होंने तलवार का एक भरपूर वार किया था। लेकिन सरिंदर हंसता हुआ पीछे हट गया। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा महाराज शरद चंद्र, आपके साथी नरक में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप भी रवाना हो जाइए। उसने अपनी लंबी तलवार संभालकर शरद चंद्र पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। शरद चंद्र की आंखों में मौत नाच गई। न जाने किस तरह उसने सरिंदर के चंद हमले रोके और फिर सरिंदर ने झुकाई देकर तलवार का एक भरपूर वार किया और महाराज शरद चंद्र की गर्दन उनके शाने से दूर जा गिरी। अभी सरिंदर आगे झुका, उसने शरद चंद्र की गर्दन तलवार में उड़सी और उसे बुलंद कर दिया। उसके साथियों ने खुशी के नारे लगाए और उसके साथ ही उन्होंने कुछ शरद चंद्र के बचे कुछ साथियों का भी सफाया कर दिया। सरिंदर ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और उसके बाद वो इन खैमों की तरफ बढ़ा जहाँ अब सहमी हुई दासियां थीं और इनके अलावा कोई मर्द मौजूद नहीं था। आओ नैना, पूर्णिमा ने कहा और नैना का हाथ पकड़कर टीले से उतर आई। नैना का शरीर हौले हौले कांप रहा था, लेकिन पूर्णिमा चूंकि उसका हाथ पकड़े हुए थी इसलिए वो खुद को संभाल रही थी। सरिंदर ने दूर से इन दोनों को देख लिया था, चुनाचे वो उसी तरफ चल पड़ा। वो इन दोनों के पास पहुंच गया, फिर इसकी निगाह पूर्णिमा पर पड़ी और वो ठटक कर रह गया। दूसरे लम्हे उसने घोड़ा रोका और नीचे उतर गया। मैं अपने भैया को इसकी कामयाबी की बधाई देती हूँ, नैना ने कहा, लेकिन सरिंदर ने उसकी बात सुनी भी नहीं थी। वो तो पागलों की तरह पूर्णिमा को घूर रहा था। उसकी तलवार वाला हाथ नीचे झुक गया और शरद चंद्र की गर्दन उससे निकल कर दूर जा गिरी थी। भैया,
नैना ने मुस्कुराते हुए उसे आवाज़ दी और वो चुम पड़ा। हाँ नूरी, उसने अजीब से अंदाज में कहा। मैंने बधाई दी है। शुक्रिया नूरी, मगर मगर ये कौन है? उसने पूर्णिमा की तरफ इशारा किया। राजरानी पूर्णिमा, भरत नवाज की रानी। और सरंदर बुरी तरह चूक पड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। कई मिनट तक वो सकते में रहा। फिर उसने भराई हुई आवाज में कहा, आप जानती हैं राजरानी जी, शरद चंद्र ने मेरी बहन पर अन्याय किया था। मैं इसका बदला लेने के लिए दीवाना हो रहा था। फिर भी मुझे अफसोस है। अफसोस कैसा भैया, राजरानी ने तो हमारी मदद की है। नैना ने जल्दी से बोली। मदद? सरिंदर चूक पड़ा। हाँ, खुद राजरानी उस दिन से शरद चंद्र से नफरत करने लगी थी जब उन्होंने लैलावती दीदी को मौत के घाट उतारा था। वो कहती थी काश कोई लैलावती का बदला ले सके, उसने जल्दी से कहा। और पूर्णिमा ने गहरी इत्मीनान का सांस लिया। नैना ने इंतहाई होशियारी से बात संभाल ली थी। क्या ये सच है रानी जी? सरिंदर ने बराह रास्त पूर्णिमा से पूछा। हाँ, पूर्णिमा उदास लहजे में बोली। शरद चंद्र पापी था। उसने तीनों रानियों पर जो किया था, चौथी मैं थी। मैं एक मजलूम लड़की। मुझे बताओ सरिंदर, मुझ में और इस अबूल हवस बूढ़े में कोई फर्क था? मेरे माता पिता जब मर गए तो मेरे एक रिश्तेदार मुझे अपने घर ले आए। वो पंडित थे, सच्चे और खरे ब्राह्मण, लेकिन इनके मन में भी पाप मल रहा था। वो मुझे शरद चंद्र के हाथों फरोख्त करके लखपति बनना चाहते थे। उन्होंने मुझ दुखियारी को शरद चंद्र के सामने पेश कर दिया और बूढ़ा लालची मेरा दीवाना हो गया। इसकी ही मेहरबानी थी कि इसने मुझे अपनी रानी बना लिया। अगर ऐसे ही डाल लेता तो मैं क्या कर सकती थी? लैलावती मुझसे बड़ा प्रेम करती थी, मेरा उसके लिए रोता था और लेकिन पापी शरद चंद्र ने उनसे जीवन छीन लिया। कहने को तो इसने भरत नवाज की रियासत मुझे सौंप दी थी, लेकिन मैं भी डरती थी कि मेरा भी लैलावती जैसा इंजाम ना हो। मेरा मन डरता था। फिर जब नूरी पर जुल्म तोड़ा गया तो मेरा मन रो पड़ा। इसको भरत नवाज से निकाल दिया गया। तब नूरी एक रात अपने घर वाले को, गोपी को साथ लेकर मेरे पास आई तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो पता था कि नूरी को भरत नवाज से निकाल दिया गया है। तब नूरी ने अपनी कहानी मुझे सुना दी और मैं लैलावती का बदला लेने पर तैयार हो गई। मैंने नूरी का पूरा साथ देने का वादा किया और फिर बूढ़े शैतान को यहाँ ले आई। इससे लाना नूरी के बस का रोग नहीं था। ओह रानी पूर्णिमा, आपने तो मेरी बड़ी मदद की है। आप तो मेरी सच्ची हमदर्द हैं। मैं लैलावती की गहरी सखी थी, मुझे उनसे बड़ा प्रेम था। पूर्णिमा की आंखों में आंसू भर आए। मैं आपका किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? बहरहाल इस पापी से आपको भी निजात मिल गई, सरिंदर ने कहा। और लैलावती का बदला भी ले लिया गया। लेकिन आपको मालूम है सरिंदर जी, कि मेरे लिए कुछ उलझने भी पैदा हो गई हैं। वो क्या राजरानी जी? मुझे बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? आपको इल्म है कि भरत नवाज की हुकूमत अब मैं चला रही हूँ। हाँ, भरत नवाज के लोग मुझसे इस बारे में पूछेंगे कि शरद चंद्र को किसने मारा। ओह, तो आप सुरेंद्र का नाम ले सकती हैं। नहीं सुरेंद्र जी, मैं नहीं चाहती कि खंडाली के बारे में नफरत पैदा हो और मुझे खंडाली पर चढ़ाई करना पड़े। क्या आप मुझसे जंग करेंगे? दोस्तों से सिर्फ प्यार किया जा सकता है रानी जी, सुरेंद्र ने न जाने किस जज्बे के तहत कहा। और पूर्णिमा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। नैना भी मुस्कुराने लगी। मैं माफी चाहता हूँ, सुरेंद्र जल्दी से बोला। कोई बात नहीं, बहरहाल मेरी ख्वाहिश है सुरेंद्र कि आप भी इस बात को मशहूर ना करें कि आपने शरद चंद्र को मारा है। मैं खुद संभाल लूंगी। अब तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि भरत नवाज से हमारे ताल्लुकात खूब बढ़ें। सुरेंद्र बेसाख्ता बोला और एक बार फिर पूर्णिमा शर्माने की अदाकारी करने लगी। वो समझ गई थी कि पंछी जाल में फंस गया है, लेकिन उसे हर कदम होशियारी से उठाने की आदत पड़ गई थी। चुनाचे वो जल्दी से बोली, अब तो बस चुप साध लें। आपके मन की आग तो ठंडी हो गई है, आप इस बात का चर्चा भी ना करें। बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। जो हुक्म राजरानी जी। बस आप अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाएं। मैं जा रहा हूँ राजरानी जी, लेकिन फिर कब दर्शन होंगे? सुरेंद्र ने उदासी से कहा। जरूर होंगे, लेकिन हालात संभलने के बाद आपको इंतजार करना होगा सुरेंद्र जी। मैं जीवन भर इंतजार करूंगा, सुरेंद्र ने कहा और घोड़ा वापस मोड़ लिया। थोड़ी देर के बाद वो अपने साथियों को लेकर पहाड़ों में रुपोश हो गया। पूर्णिमा अब भी उसी तरफ घूर रही थी और फिर सुरेंद्र गया था जहाँ से। तब नैना आखनकारी, मैंने कहा राजरानी जी, और पूर्णिमा चुम पड़ी। उसने चुम कर कहा, वो जीवन भर आपका इंतजार करेंगे, फिर फिक्र की क्या बात है? अरे शरीर कहीं की, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चुम पर बोली। अरे तू मेरी कैसी सखी है, मेरा सुहाग लुट गया और तू हंस रही है। सुहाग भगवान ना करे आपका सुहाग लुटे, नैना ने कहा और फिर हंस पड़ी। दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा नैना। हाँ, इन दासियों से छुटकारा पाना तो जरूरी है। अब इसकी तैयारी करो, हम अकेले ये सफर करना चाहते हैं। रात होने से पहले हमें भरत नवाज पहुंचना है। हाँ, ये तो मैं भूल गई, नैना ने कहा और वो दोनों खेमे की तरफ चल पड़ी। तीनों खौफ से दबकी हुई थी। पूर्णिमा ने उनसे तैयार होने के लिए कहा। खेमे का कोई सामान ले जाने की जरूरत नहीं थी सिवाय घोड़ों के। चुनाचे दासियों के साथ वो चल पड़ी। भरत नवाज में कोहराम मच गया, दिए बुझ गए, क्योंकि भरत नवाज का चिराग गुल हो गया। शरद चंद्र को अब राजा नहीं थे, लेकिन रियासत के लोग अब भी उन पर जान देते थे और उन्हें रियासत से अलग समझना तो हमाकत थी। वो ना थे, लेकिन उनकी चहेती रानी रियासत की हुक्मरान थी।
चुनाचे रियासत भर में जबरदस्त शोक मनाया जा रहा था। बड़े बड़े सूरमा उन हथियारे डाकुओं की तलाश में निकल गए थे जिन्होंने शरद चंद्र और उनके साथियों को कत्ल कर दिया था। शरद चंद्र और उनके साथियों की लाशें भरत नवाज ले आई गई थीं और तीसरे दिन उन्हें नजरे आतिश कर दिया गया। शरद चंद्र तो मरे ही थे, पूर्णिमा भी उनकी मौत मर गई। वो नीम दीवानी हो गई थी और बहकी बहकी बातें करने लगी थी। उसने शरद चंद्र की अर्थी से लिपट कर बयान किए थे कि देखने वालों के दिल हिल गए थे। वो शरद चंद्र की चिता में कूदने को तैयार थी। अगर लोग उसे ना रोक लेते वो उनके साथ ही जलकर भस्म हो गई होती। बहरहाल अब लोगों के इल्म में ये बात आ गई थी कि आखिरकार शरद चंद्र पूर्णिमा को इतना क्यों चाहते थे और क्यों उन्होंने अपनी रियासत उसे दे दी थी। जो स्त्री इसे अपने पति से इस कदर प्रेम करे उस पर तो सब कुछ वारा जा सकता है। राकेश की मसरूफियतें भी सख्त हो गई थीं। इन दिनों रियासत का सारा बोझ उसके कंधों पर आन पड़ा था। बगावतों का भी खतरा था, लेकिन पूर्णिमा ने भरत नवाज वालों के साथ अच्छा सलूक किया था कि भरत नवाज के अवाम उस पर जान छिड़कते थे, इसलिए कोई बगावत करता भी तो इसके सहारे। चुनाचे ऐसी कोई उलझन सामने नहीं आई थी। अलबत्ता राकेश दिल ही दिल में हैरान था। पूर्णिमा की हालत मसनूई भी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूर्णिमा तो उसे चाहती थी, वो तो खुद वो शरद चंद्र से आजाद होने की ख्वाहिशमंद थी। तो फिर ये सब बनावट है? अगर बनावट है तो अब इसकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन अब पूर्णिमा उसे क्या हैसियत देगी? क्या वो उसे अपना पिता स्वीकार करेगी? अगर ऐसा हो गया तो वो रियासत का राजा बन जाएगा। मुमकिन है पूर्णिमा ने ये तमाम चक्कर इसीलिए चलाया हो कि इस तरह रियासत शरद चंद्र से लेकर उसे हलाक करा दे और उसके बाद राजगद्दी राकेश के हवाले कर दे। वो ये बात हो सकती है। पूर्णिमा जितनी चालाक थी ये राकेश जानता था, लेकिन बेवकूफ़ औरत आखिर औरत ही होती है। मैं उसका जिस्म हासिल कर चुका हूँ, ऐसा जिस्म जो सिर्फ मेरा ही नहीं था, वो लाख खूबसूरत है। लेकिन बूढ़े शरद चंद्र ने उसके बदन से रियासत की पूरी पूरी कीमत वसूल कर ली है। अब किसी नौजवान के लिए इसके जिस्म में कोई कशिश बाकी नहीं रह गई थी, खास तौर से मेरे लिए। इसके बरक्स निर्मला वो सिर्फ मेरी है, जवान उमंगों से भरी, बराबर की साथी। फिर पूर्णिमा के दिल में हमेशा ये ख्याल रहेगा कि उसने मुझे कुछ बनाया है और मुझाते खुद मैं कुछ भी नहीं था। ठीक है पूर्णिमा, तुम मुझे राजा बना दो, मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो तुमने शरद चंद्र के साथ किया है। ये तो बदला है, इस हाथ ले उस हाथ दे, लेकिन इससे मिलना तो चाहिए। क्या सोचेगी अपने मन में? जिसके लिए सब कुछ किया उसने पलट कर खबर भी नहीं ली। इस रात वो खामोशी से राजमहल के अंदरूनी हिस्से में चल पड़ा। महल पर सोग तारी था, उसके महल पर आ जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बहरहाल वो मंत्री था। पूर्णिमा के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहरेदार से पूछा कि अंदर कौन है। सिर्फ नैना देवी। पहरेदार ने जवाब दिया, मेरे आने की इतला दो। पहरेदार इतला देने की गर्ज से अंदर गया। चदर बदन के बाद वापस आकर उसने कहा, नैना देवी ने आपको बुलाया है। राकेश अंदर दाखिल हो गया। पूर्णिमा हस्बे मामूल मसहरी पर दराज थी और नैना उसकी पायती पर बैठी हुई थी। राज रानी जी, राकेश ने मोहब्बत से आवाज दी। पूर्णिमा ने वैरान नजरों से उसे देखा। नैना तुम बाहर जाओ, मुझे राज रानी से रियासत के बारे में बात करनी है। जो आ गया मंत्री जी, नैना ने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और बाहर निकल गई। जब वो चली गई तो राकेश ने पूर्णिमा की पायती बैठे हुए उसे आवाज दी, दुर्गावती। और पूर्णिमा ने नजरें उठाकर उसे देखा। ये तुमने क्या हालत बना ली दुर्गावती? क्या हो गया है तुम्हें? पूर्णिमा उसे अजीब अंदाज में घूर रही थी। ठीक है, तुम दूसरों को बावर कराना चाहती हो कि तुम्हें बूढ़े शरद चंद्र का गम है, लेकिन इसके लिए अपनी सेहत तो बर्बाद ना करो। राकेश, पूर्णिमा ने अजीब लहजे में कहा, मैं जानता हूँ मेरी दुर्गावती कि तुमने मेरे लिए किस कदर मुसीबतें झेली हैं। मैं दुर्गावती, तुमने ये नाटक मेरे लिए ही खेला है, लेकिन भगवान के लिए अपनी सेहत मत खराब करो। मैं अपनी दुर्गावती। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? नाटक? कैसा नाटक? पूर्णिमा गुस्से से उठ बैठी। मेरा मतलब है, राकेश बौखला गया। तुम्हारा मतलब है कि मैंने महाराज को मरवाया है? क्यों, यही है ना? मेरा ख्याल था, मगर राकेश नर्वस हो गया। तुम पापी हो, दीवाने हो। मैं अपने पति देव को कैसे मरवा सकती हूँ? मैं उसकी मौत के बाद महसूस कर रही हूँ कि मुझे उनसे कितना प्रेम था। उनके मर जाने के बाद मुझे उनके प्रेम का एहसास हुआ। दुर्गावती। राकेश शिद्दत हैरत से गंग हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तो क्या? मुझे परेशान मत कर राकेश, इस वक्त चले जाओ, मैं फिर तुमसे बात करूंगी। जाओ, इस वक्त चले जाओ। और राकेश जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गया और फिर वो बाहर निकल गया। उसके चले जाने के बाद पूर्णिमा ने दांत पीसते हुए कहा, मरियल फिक्र मत कर, अभी तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूंगी। फिर उसने नैना को बुलाने के लिए एक घंटा बजा दिया। नैना अंदर आ गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन पूर्णिमा को संजीदा देखकर वो भी संजीदा हो गई। पूर्णिमा कुछ सोच रही थी। नैना, उसने आहिस्ता से कहा, राज रानी जी, हमें मंत्री बदलना होगा। राकेश 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 अब हमारे दिल से उतर चुका है। हमने जीवन में सबसे बड़ी गलती की। वो पुरख्याल अंदाज में बोली। वो कौन सी? राकेश को इतने ज्यादा इख्तियारात देकर वो क्या कह रहा था रानी जी? नैना का लहजा अब राकेश के बारे में बदल गया। वो रंग देखकर बात करने की आदी थी। कहेगा क्या पापी गलत फहमियों में मुब्तला है, हमारी बहुत सी बातों का राजदार है। ये नहीं जानता कि हम
बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, और ऐसे बिगाड़ सकते हैं कि नामो निशान मिट जाए। नैना तू ही बता, हमने कितना तवील सब्र किया था। हमने इसे महल में बुलाने के लिए क्या क्या जतन ना किए। हमने कीचड़ में पड़े हुए पत्थर को महल में सजा दिया और अब वो हमसे बेइतनाई बरत रहा है। हमें यकीन है नैना कि वो किससे पींगे बढ़ा रहा है और तू हमारी इस यकीन की तस्दीक करेगी। हुक्म दे राजरानी जी। नैना भला किस काम को मना कर सकती थे। तो सुन नैना, हम रास्ते के कांटे एक एक करके साफ करने के आदी हैं। तू चालाकी से राकेश से पींगे बढ़ा, इसके मन का भेद ले, और अगर वो किसी के चक्कर में पड़ गया है तो तू उसे अपने हुस्न के जाल में फांस ले, ताकि मैं उसे दर्पण दिखा सकूं कि कसूर उसका है। पूर्णिमा ने कहा और नैना गर्दन हिलाने लगी। आप चिंता ना करें महारानी जी, आप चिंता ना करें, नैना ने कहा, और पूर्णिमा ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। हमारा मन सुरेंद्र के लिए बहुत बेचैन है नैना। हाय कैसा सुंदर जवान था, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। इंतजार? नैना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये अजनबी बात नहीं थी। वो जानती थी कि राकेश पर ये अताब क्यों नाजिल हुआ है। उसकी वजह सिर्फ सुरेंद्र था, सिर्फ सुरेंद्र। लेकिन उसे इन बातों की क्या पड़ी थी। अपना जीवन, अपनी इज्जत बचाने का बेहतरीन तरीका यही था कि पूर्णिमा जो कहे उस पर आंखें बंद करके ईमान ले आए। नैना खामोशी से राकेश की ख्वाबगाह में पहुंच गई, और पहरेदार उसे रोकने की जसारत क्यों कर सकते थे। वो अक्सर राकेश के लिए पैगाम लाती रहती थी। चुनाचे वो इत्मीनान से ख्वाबगाह में पहुंच गई। इस वक्त रात का पहला पहर था, आराम का वक्त, इसलिए राकेश को भी किसी के आने का अंदेशा नहीं था। उसकी ख्वाबगाह में निर्मला मौजूद थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि राकेश को नैना के आने का एहसास भी ना हुआ। लेकिन नैना की निगाह जो ही मसहरी पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। उसने राकेश के साथ किसी औरत को साफ देख लिया था। दूसरे ही लम्हे वो एक बड़े सतून की आड़ में हो गई। उसका दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। राकेश और निर्मला बातचीत कर रहे थे। वो उनकी गुफ्तगू गौर से सुनने लगी। तूने मेरा मन जीत लिया है निर्मला। ये हकीकत थी कि किसी और का घायल हूँ, लेकिन मेरा शिकारी इस काबिल नहीं कि मैं उसके लिए तड़पता रहूं। तू उससे कहीं बेहतर है निर्मला, कि तूने सिर्फ मेरी आगोश में पनाह ली है। लेकिन वो छोड़ो उन बातों को और सुन, तेरा वक्त बदलने वाला है। मुमकिन है मैं इस सल्तनत का राजा बन जाऊंगा। हाँ निर्मला, यूँ समझ ले कि अब मैं भरत नवाज का राजा बन जाऊंगा। ये हुकूमत मेरी होगी, और वो जो मेरे लिए सब कुछ कर रही है, मेरे रहमो करम पर, और फिर मैं तुझे रानी बनाऊंगा। भरत नवाज की पूरी तारीख बदल जाएगी। नैना के बदन से पसीना बह रहा था। वो सोच रही थी कि अगर राकेश को इस वक्त इसकी मौजूदगी का इल्म हो जाए तो वो इसे जरूर कत्ल कर देगा। जो गुफ्तगू उसने निर्मला के सामने की है, वो कभी ना चाहेगा कि पूर्णिमा के कानों तक पहुंच जाए। चुनाचे उसी वक्त जिस कदर खामोशी से यहाँ से निकला जाए बेहतर है। वो इंतहाई एहतियात से पलटी और किसी न किसी तरह राकेश की रहाइशगाह से निकल आई। बाहर उसने पहरेदारों की तरफ देखा भी नहीं, और जब वो राकेश के महल से निकल आई तो उसने सुकून की सांस ली। वो आज तो मारी ही गई थी, लेकिन राकेश, ये राकेश, पूर्णिमा का ख्याल किस कदर दुरुस्त था। और अब तो नैना भी ये सोचने पर मजबूर थी कि पूर्णिमा दर हकीकत कोई बुरी रूह है, कि उसे तमाम भेद घर बैठे मालूम हो जाते हैं। बहरहाल अब पूर्णिमा के महल पर जाने की रोक टोक नहीं थी। चुनाचे वो सीधी पूर्णिमा के महल में दाखिल हो गई, और थोड़ी देर के बाद वो पूर्णिमा की ख्वाबगाह में थी। पूर्णिमा अभी तक सोई नहीं थी। वो एक बारीक से खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और इस वक्त बेहद हसीन मालूम हो रही थी। नैना के कदमों की आहट पर वो उसकी तरफ मुड़ी और नैना का चेहरा देखने लगी। इस वक्त पूर्णिमा के चेहरे पर एक अजीब सी हसरत थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और लब लर्ज रहे थे। क्या बात है राजरानी जी? नैना ने नजदीक होते हुए पूछा। नैना, आज हमें अपनी एक अनोखी महरूमी का एहसास हो रहा है, वो आहिस्ता से बोली। महरूमी? नैना ने ताजुब से पूछा। हाँ नैना, मेरा चेहरा देख, मेरा रूप देख। क्या ये इस काबिल नहीं कि मर्द इसे देखकर दीवाने हो जाएं? आप मर्द की बात कर रही हैं रानी जी? भगवान की सौगंध में औरत हूँ, लेकिन आपको देखकर मेरा मन सोचता है काश मैं मर्द होती। तब नैना, हम इस कदर प्यासे क्यों हैं? अब तक एक बूढ़ा गिद्ध हमसे नोचता रहा और अब हमारा कोई खरीदार नहीं। कैसी बातें कर रही हैं रानी जी? आपके एक इशारे पर लोग अपनी गर्दनें काट कर आपके चरणों में फेंक दें। बस लोगों की को मिजाल नहीं होती ये वो आपकी तरफ नजर उठा कर देखें। हमने अपने हुस्न, अपने पंदार की कीमत वसूल कर ली है नैना। अब हमें प्रेम चाहिए, अब हमें प्रेम की तलाश है। आप भूल रही हैं राजरानी जी, आपका प्रेमी सुरेंद्र कांटों के बिस्तर पर होगा। उसे किसी पल चैन ना होगा। यकीन ना आए तो किसी तरह मालूम करा लें। मैंने उसकी आंखें, उसका चेहरा देखा था। वो बुरी तरह घायल हो गया था, नैना ने कहा, और पूर्णिमा उसकी शक्ल देखने लगी। फिर वो दौड़कर नैना से लिपट गई। तू हमारी सच्ची सखी है। अब संसार में हम तुझसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं कर सकते। हम तुझे दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं। मांग नैना, मांग। बोल क्या चाहती है? बस राजरानी की मोहब्बत। इसके अलावा नैना को किसी और चीज की जरूरत नहीं।
पूर्णिमा की गर्दन में नैना ने बाहें डालते हुए कहा और पूर्णिमा ने उसे सीने से भींच लिया। वो जोर जोर से नैना को दबाने लगी और आज नैना को इस नाजुक नजर आने वाली की कुव्वत का एहसास हुआ। उसकी पसलियां टूटी जा रही थीं। पूर्णिमा ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह पर मुंह रखते हुए बोली, राकेश के बारे में क्या किया? उसी के पास से आ रही हूँ रानी जी। देखो, दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा है। नैना ने उसका हाथ ऐन दिल पर रखते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? पूर्णिमा संभल गई। ये मर्द बड़े पापी होते हैं राजरानी जी। जो कुछ आपको बताऊंगी इससे आपको दुख होगा, मगर मैं सच्ची बात कहे बिना रह नहीं सकती। क्या बात है नैना, साफ साफ कहो। पूर्णिमा ने कहा और फिर नैना ने अलिफ से ये तक तफसील सुना दी। पूर्णिमा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। नैना के खामोश होने के बाद वो काफी देर तक खामोश रही। फिर नैना ने ही उसे मुखातिब किया। क्या सोचने लगी रानी जी? कुछ नहीं नैना, हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि चालाक से चालाक इंसान भी जिंदगी में एक ठोकर जरूर खा जाता है, और हमने राकेश के बारे में ठोकर खाई। यूँ समझ लो वो हमारी पहली नादानी थी, लेकिन हालात को संभालना हम खूब जानते हैं। राकेश खुद को जो कुछ समझता है वो हमारे एक वार की ताब भी ना ला सकेगा। मैं जानती हूँ राजरानी जी, तू कुछ नहीं जानती नैना, लेकिन अब जानने के लिए तैयार हो जा। सुन, आजकल हमें कर्मों की कमी बुरी तरह महसूस हो रही है। कर्मू तो दीवान बनने की आरजू में परलोक सुधार गए, लेकिन उस जैसे कई दूसरे लोगों की कमी तो नहीं। बिल्कुल नहीं राजरानी जी। तो सुन, हमें निर्मला की जरूरत है। निर्मला को हमारे कब्जे में होना चाहिए, मगर ठहरो, इससे पहले हमारे नैनवा महाराज बहुत दिन से आराम कर रहे हैं। उनसे कहो महाराज, आराम का समय बीत गया, अब कुछ काम भी कर लें। मैं नैनवा महाराज से मिलूं रानी जी? हाँ, कल सुबह उनके पास जाओ और उन्हें पैगाम दे कि राजरानी पूर्णिमा उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। नैनवा महाराज सही मानों में ऐश कर रहे थे। गुरु महाराज ने इजाजत दे दी थी कि अब कौन था जिसका खतरा होता। शरत चंद्र के कत्ल की खबर भी उनके कानों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें शरत चंद्र से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? मर गया मर जाए, एक दिन तो मरना ही था। पूर्णिमा जैसी नागन को पाला था शरत चंद्र ने, कोई हंसी खेल नहीं था। नैनवा महाराज को यकीन था कि शरत चंद्र को पूर्णिमा के अलावा किसी और ने कत्ल नहीं कराया। किसी की मजाल हो सकती थी सिवाय पूर्णिमा के। शरत चंद्र अब उसके काम का नहीं रहा था, लेकिन इन बातों से उन्हें क्या सरोकार। वो तो तहे दिल से गुरु महाराज के वफादार थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। चुनाचे शरत की मौत पर भी उन्होंने किसी किस्म का तरद्दुद नहीं किया, और फिर आजकल उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी। अब तो पूजा पाठ भी जरा कम ही होती थी। खास दिनों में मंदिर आम पूजा के लिए खुलता था। हाँ, प्राइवेट पूजा अक्सर हुआ करती थी, और ये पूजा सिर्फ हसीन खूबसूरत और नौ उम्र दासियों के लिए मखसूस थी। इस पूजा में कौन था जो महाराज नैनवा की ख्वाहिश का एहतराम ना करे। बहर सूरत नैनवा महाराज के भाग में ऐश ही ऐश लिखे थे। राजमहल में कुछ भी हो, इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं था। हाँ, अगर कभी गुरुदेव कोई हुक्म दें तो उसे टालना इनके बस से बाहर था, क्योंकि गुरु महाराज के ही कर्म से ये सब कुछ हुआ था, वरना बस कुरिया करम। नाचे आज जब नैना बहुत दिनों के बाद इन्हें नजर आई तो वो चुम पड़े। वो जानते थे कि नैना गुरु महाराज का हरकारा है, इसकी आमद बेमकसद नहीं हो सकती। आओ नैना, कैसे आना हुआ रानी? बस महान महाराज के दर्शन नहीं हुए थे बहुत रोज से, सो चली आई। नैना ने शरारत से कहा, हमारे ऐसे भाग कहाँ नैना कि तुम सिर्फ हमारे लिए आओ। हम जानते हैं महाराज ने ही तुम्हें भेजा है। नैनवा महाराज भी एक गहरी सांस लेकर बोले, महाराज बड़े ज्ञानी हैं, मन की बातें भी जान लेते हैं। नैना बदस्तूर शरारत से बोली। खिलखिलाकर हंस पड़ी। नैनवा महाराज भी जीने हुए अंदाज में बोले, क्या आज्ञा दी है रानी पूर्णिमा ने? आप बड़े कठोर हैं महाराज। भरत नवाज पर इतनी बुरी बीत गई, राज रानी के मांग उजड़ गई और आप उन्हें तसल्ली देने भी ना आए। नैना ने कहा। नैनवा महाराज उसे गौर से देखने लगे, फिर एक तवील सांस लेकर बोले, मांग उजड़ गई? हम गुरुदेव महाराज से पूरी तरह वाकिफ हैं नैना, क्या कहना चाहते हैं महाराज? नैना ने कड़े लहजे में कहा, और नैनवा महाराज संभल गए। नादानस्तगी में वो बड़ी खतरनाक बात कह गए थे। रानी पूर्णिमा बड़े दिल गुर्दे की मालिक हैं, वो इस सदमे को बर्दाश्त कर लेंगी। भगवान ने उन्हें बहुत बड़ा दिल और बड़ा दिमाग अता किया है। तुम कैसे आई हो नैना, साफ साफ कहो। नैनवा महाराज घबरा गए। वो जानते थे कि पूर्णिमा की ये मुंह चढ़ी दासी शैतान की खाला है। कहीं इसकी बातों में, कहीं इसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो पूर्णिमा की मर्जी के खिलाफ हो और नैनवा की मोटी गर्दन फांसी के फंदे में फंस जाए। ये ऐशो इशरत, ये आरामदेह जिंदगी जहन्नम बन जाए। बस रानी का संदेश लेकर आई थी महाराज। ऐसा संदेश है? राज रानी ने आपको तलब किया है। अब किस वक्त? शाम को 8 बजे के बाद वो अपने महल में आपका स्वागत करेंगी। गुरु महाराज को हमारा प्रणाम कह देना, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। जो हुक्म महाराज। नैना हंसती हुई वापस मुड़ गई और बाहर निकल गई। नैनवा महाराज गहरी सोच में डूब गए थे। न जाने पूर्णिमा ने उन्हें क्यों तलब किया है। कोई भूल तो नहीं होगी उनसे। उन्होंने गुजरे हुए दिनों पर निगाह डाली, कोई बात समझ में नहीं आई। बहरहाल उनका दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा। इस वक्त तक सुकून नहीं मिल सका जब तक गुरु महाराज से मुलाकात नहीं हो गई। रात को 8 बजे वो तैयार होकर राजमहल की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वो पूर्णिमा के दरबारे थे।
अंदर आने की इजाजत मिल गई। ये गुरु महाराज की खिदमत में हाजिर हो गए। पूर्णिमा नरम मखमल के बिस्तर पर दराज थी। उसके जिस्म पर स्याह लिबास थे, लंबे लंबे स्याह बाल खुले हुए थे। चेहरा हर किस्म की आराइश से बेनियाज था, लेकिन इसके कोमल बदन की लताफतें फटी पड़ रही थीं। इस हाल में वो और हसीन नजर आ रही थी। महाराज जब भी उसे देखते दिल पकड़ कर रह जाते। उनके दिलो दिमाग में हलचल मच जाती थी और हसरत करने लगते थे कि सिर्फ एक बार जीवन में सिर्फ एक बार ये कोमल बदन उसे मिल जाए तो वो जानेंगे कि उन्होंने जीवन जोत पा ली है। लेकिन जब अकल दिमाग को धोखे देती है तो दिल ही दिल में लरस जाते कि कहीं उनके ख्याल की परछाइयाँ उनके चेहरे पर तो नहीं आ गईं, कहीं गुरुदेव ने उनके मन का राज तो नहीं पा लिया। अगर ऐसा हो गया तो चुनाचे पूर्णिमा के सामने पहुंचते ही उन्होंने निगाहें झुका ली। नैना पूर्णिमा के पास एक तपाई पर बैठी हुई थी। पूर्णिमा ने पांव सकोड़ लिए। दास हाजिर है रानी जी, नैनवा महाराज बोले। कैसे हैं महाराज? पूर्णिमा ने सपाट लहजे में कहा। राज रानी की कृपा है, बहुत अच्छी गुजर रही है। बैठ जाइए महाराज। नैना तो बाहर जाओ, और तुम्हें मालूम है ना कि इस वक्त हमारे कमरे के नजदीक किसी परिंदे को भी मारने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ महारानी जी, नैना ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर उसने एक मुस्कुराती हुई निगाह नैनवा महाराज पर डाली और बाहर निकल गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया था। नैनवा महाराज उस तपाई पर बैठ गए जिससे नैना उठकर गई थी। पूर्णिमा कुछ सोच रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, सुहाग उजड़ गया है महाराज और हम अकेले रह गए हैं। मैं जानता हूँ रानी जी, और महाराज दुख की बात यह है कि शरद चंद्र के कातिल अभी तक आजाद फिर रहे हैं। पूर्णिमा ने मानी खेज लहजे में कहा, और महाराज गहरी निगाहों से उसे देखने लगे। खोजी अभी तक कुछ मालूम नहीं कर सके राजरानी जी। नैनवा महाराज ने पूछा। ये काम खोजियों के बस का नहीं है महाराज। दास हाजिर है रानी जी। नैनवा महाराज ने सुकून की गहरी सांस ली। वो अपना काम समझ गए थे। उन्हें मालूम था कि पूर्णिमा ने उन्हें इस वक्त क्यों तलब किया है। फिर किसी की शामत आई थी, फिर कोई पूर्णिमा की आंख से उतर गया था। लेकिन ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो अपना काम बखूबी समझते थे। आप काफी समझदार हैं महाराज, लेकिन क्या आपको मालूम है कि शरद चंद्र का कातिल कौन है? गुरु महाराज ही रास्ता दिखाएंगे। नैनवा महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें शरद चंद्र के कातिलों का नाम बता सकते हैं महाराज, लेकिन उन्हें सामने लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। दास जीवन दान करके भी आपके काम करने के लिए तैयार है। नैनवा महाराज ने मुस्तैदी से कहा। तो फिर सुनिए महाराज, गौर से सुनिए और हमारे शहद दिल की गहराइयों में उतार लीजिए। खबरदार आपके शरीर का कोई बाल भी इस राज को अफशा ना करे। राजरानी विश्वास रखें, शरद चंद्र का कातिल राकेश है, महामंत्री राकेश, पंडित जी का लड़का। पूर्णिमा ने कहा और नैनवा महाराज के जिस्म में सन्नाटे दौड़ गए। उनके कान सुन हो गए और होंठ खुश्क हो गए। राकेश की पोजीशन बहुत मजबूत थी। नैनवा महाराज भी ये बात जानते थे कि राकेश को खुद पूर्णिमा ने ही मंत्री बनाया है। आप समझ गए ना नैनवा जी? खूब समझ गया जी, खूब समझ गया राजरानी जी। खाक समझ गए नैनवा जी। पूर्णिमा मुस्कुराते हुए कहा, आप बता सकते हैं कि इसने ये पाप क्यों किया? ये भी आप ही बता दें गुरु महाराज। नैनवा महाराज गिड़गिड़ाते हुए बोले और पूर्णिमा हंस पड़ी। गंदी नाली के इस कीड़े को उठाकर हमने महल में मखमल में रख दिया तो इसके होश बिगड़ गए। इसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचते तक हाथ पहुंचाने की कोशिश शुरू की। जानते हैं आज हमने इसे दीवान बना दिया, मगर यहाँ आकर इसकी आंखें खुल गईं। इसने अपना और शरद चंद्र जी का मवाजना शुरू कर दिया और ख्याल किया कि वो खुद बहुत अक्लमंद है, जवान है, सुंदर है और शरद चंद्र की जगह इसे मिलनी चाहिए। इस पापी ने हमारी तरफ बुरी निगाह से देखा और फिर इसने सोचा कि अगर शरद चंद्र जी इस दुनिया से उठ जाएं तो इसकी दाल गल सकती है, और इस जालिम ने गहरी साजिश की और शरद चंद्र को कत्ल करा दिया। पूर्णिमा की आवाज दर्दनाक हो गई। आप जानते हैं महाराज, मैं कुछ भी हूँ लेकिन मेरे किरदार में खराबी नहीं। मुझे अपने पति से प्रेम था, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने बड़े बड़े जतन किए, लेकिन शरद चंद्र जी के लिए आपने मेरे मन में कोई खोट पाई? नैनवा महाराज गर्दन झुकाकर गौर करने लगे। उनके ख्याल में कम से कम ये बात पूर्णिमा सच कह रही थी। उसने चालाकी से काम लेकर रानियों को मरवाया और भी बहुत से काम किए, लेकिन ना तो नैनवा महाराज ने उसके अंदर लचक देखी और ना ही उसने बज़ाहिर कोई काम शरद चंद्र के खिलाफ किया। चुनाचे उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ रानी पूर्णिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मूर्ख ने हमारा सुहाग उजाड़ दिया, लेकिन ये काम उसने बहुत चालाकी से किया है। बस हमें उसका पता चल ही गया है। अगर हम चाहें भी तो इसकी गर्दन नहीं पकड़ सकते। दास को आज्ञा दें रानी जी। मामूली काम नहीं है महाराज, बहुत बड़ा नाटक खेलना होगा। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ रानी जी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं सब कुछ कर लूँगा। और पूर्णिमा उठकर बैठ गई। वो धीरे धीरे नैनवा महाराज को कुछ समझाने लगी। नैनवा महाराज का मुंह फैला हुआ था। वो बहुत गौर से पूरी स्कीम सुन रहे थे। फिर उन्होंने आखिर में गर्दन हिलाते हुए कहा, आपने ये काम जिस दास को सौंपा है, भरोसा रखें इसी तरह अंजाम पाएगा। बस आप इस काम की तरफ से इत्मीनान रखें, दास सब ठीक करेगा। हमें भरोसा है नैनवा महाराज, हमें भरोसा है। पूर्णिमा ने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा,
और फिर नैनवा महाराज उससे इजाज़त लेकर उठ गए। पूर्णिमा की आंखों में मुस्कुराहटों के चिराग जल रहे थे। फिर उसने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए नैना को आवाज़ दी, नैना, अरे ओ नैना। और नैना मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। राकेश शिद्दत हैरत से दीवाना हो रहा था। ये औरत उसकी समझ में नहीं आई थी। इसने कितने जतन किए थे राकेश को महल में बुलाने के लिए। इस वक्त जब वो दुर्गावती की आग में जल रहा था, उस वक्त जब दुनिया उसकी नजरों में अंधेर थी, उस वक्त जब उसने औरत का तजिया नहीं किया था, दुर्गावती ने उसे सहारा दिया, इतना बड़ा मनसब अता कर दिया कि वो खुशी से पागल हो गया। दुर्गावती ने भी अपनी चाहत का भरपूर इजहार किया और अब वो हमेशा उसकी निगाहों के सामने थी। बात यहीं तक महदूद ना रही। दुर्गावती ने अपना जिस्म भी इसे सौंप दिया और राकेश ने खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्वुर किया। उसे इज्जत, दौलत और शोहरत भी मिली थी और अपनी पसंद भी, अपनी चाहत भी, और पूरा संसार मिल गया था। फिर रानी पूर्णिमा रानी बन गई और भरत नवाज से शरद चंद्र का इक़्तिदार खत्म हो गया। तब राकेश ने सोचा कि हकीकतन दुर्गावती बहुत गहरी है और वो अपने प्रेमी को भरत नवाज की रियासत तोहफे में देना चाहती है, और वो खुशी से झूम उठा। फिर उसने और पूर्णिमा ने मिलकर भरत नवाज के अवाम के लिए काम किया और उनके दिल जीत लिए। सब कुछ राकेश ही के लिए तो हो रहा था, लेकिन चंद रोज के बाद राकेश ने महसूस किया कि पूर्णिमा की चाहत अब इस कदर पुरजोश नहीं थी जितनी इब्तिदा में। उस एक रात के बाद उसने एक बार फिर राकेश को मौका नहीं दिया था। हालांकि राकेश का ख्याल था कि बूढ़े शरद चंद्र की आगोश से निकलकर वो हर रात राकेश की आरजू करेगी, उसके बाजू में आने के लिए बेचैन होगी। लेकिन ये सब कुछ ना था। पूर्णिमा तो जैसे उसे भूल ही गई थी। अब शरद चंद्र की कोई हैसियत भी नहीं रह गई थी, लेकिन अब भी इस बूढ़े से इसी चाहत का इजहार करती थी। और ये बात राकेश को पसंद ना आई। नई जिंदगी के साथ वो नए जज्बों से भी आशना हुआ था। अब उसे औरत की जरूरत थी। चुनाचे निर्मला उसके मन को भा गई। निर्मला को हासिल करके उसे ये एहसास हुआ कि दुर्गावती लाख हसीन सही, लेकिन फरोख्त शुदा माल है। बूढ़े शरत ने उसे अपनी पूरी कीमत वसूल की है। शोकेस में सजे हुए इस हीरे की चमक दमक तो है, लेकिन वो इस्तेमाल शुदा है, और वो नया हीरा इससे बेहतर है जो धीरे धीरे चमक रहा है। निर्मला ऐसा ही एक नया हीरा थी। अब राकेश ने सोचा कि क्यों ना वो अपने दरियाफ्त शुदा हीरे को जला बख्शे और उसे हासिल कर ले कि एक दिन उसकी चमक दमक बेमिसाल होगी। उसने पूर्णिमा को दिल से उतार दिया, लेकिन वो जानता था कि अभी उसे पूर्णिमा की जरूरत है। अभी वो इस कदर मजबूत नहीं हुआ कि पूर्णिमा से बराह रास्त टक्कर ले सके। अभी वो इतना पक्का नहीं था। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो ये काम करना चाहता था, और अब उसे एक सुनहरी मौका मिला था। पूर्णिमा ने अपने आप को बंदिशों से आजाद करने के लिए शरद चंद्र को चालाकी से मरवाया था। राकेश का यही ख्याल था। चुनाचे राकेश ने बड़ी गहराई से सोचा था। उसने सोचा था कि ये मौका काम करने के लिए बेहतरीन है। पूर्णिमा की राह में उसको अब कोई रुकावट नहीं, इसलिए अब वो उससे खुलकर इजहार मोहब्बत करेगा। उसने ये सब उसी के लिए तो किया है, ताकि उसे भरत नवाज के तख्त पर बिठा दे। यही तसव्वुर लेकर वो उसके पास गया था। उसने सोचा था कि पूर्णिमा के इकरार के बाद वो उसे दिलासे देगा। फिर यही इकरार एक दिन वो ऐसे लोगों के सामने कराएगा जो पूर्णिमा को डुबोने में मुआवन साबित होंगे, और फिर इसका रास्ता साफ होगा। वो मंत्री की हैसियत से भरत नवाज के अवाम को बताएगा कि पूर्णिमा कैसी साजिशी है, इसने भरत नवाज का ताज छीन लिया, और चूंकि पूर्णिमा इकरार कर चुकी होगी, इसलिए ये काम करना मुश्किल ना होगा। बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन गवाही देंगे। चुनाचे पूर्णिमा को माजूल करके गिरफ्तार किया जाएगा और फिर इसे फांसी दे दी जाएगी। ऐसी शक्ल में भरत नवाज की राजगद्दी के लिए राकेश से उम्दा शख्स और कौन होगा? अवाम का हमदर्द और सच्चा मंत्री। और फिर निर्मला इस रियासत की रानी बन जाएगी। यही वादा उसने निर्मला से किया था, लेकिन पूर्णिमा ने उसके सारे सपने तोड़ दिए थे। वो जिस अंदाज से उससे पेश आई थी वो अजीब था। राकेश को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अगर ये ढोंग है तो ये राकेश को वो क्या बावर कराना चाहती थी। अहमक नौजवान ने अभी चंद्र बदन के तलवों की खाक भी ना पाई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि चांद की तरह चमकदार आंखों वाली, हीरे की तरह दमकती पेशानी वाली इस नागन के अंग अंग में जहर भरा हुआ है। राकेश जिसे ऐसे गधों की तरह वो सिर्फ एक फुनकार मारकर खत्म कर सकती थी। अब खुद राकेश का जीवन खतरे में है। अपने दिल से उतरने वालों के लिए वो जिंदगी जरूरी नहीं समझती। पूर्णिमा के बारे में सोचते सोचते वो उलझ गया तो उसने निर्मला को तलब कर लिया। निर्मला उसके लिए सुकून की दुनिया लाती थी। उसकी खूबसूरत और सादा आंखों में वो कायनात का सारा हुस्न पाल लेता था, और उसके बाद उसकी तबीयत इस कदर सैर हो जाती कि उसे किसी और चीज़ की तलब ना रहती। निर्मला उसकी आगोश में मचलती रहती। उसने अपने बाजुओं में निर्मला को जगड़ते हुए कहा, मैं देखूंगा किस कदर चालाक है, मैं इसका तिलिस्म तोड़ दूंगा, मैं इसका गरूर खाक में मिला दूंगा। निर्मला, इसकी बात कर रहे हो राकेश? निर्मला ने पूछा। पूर्णिमा की, नागन पूर्णिमा की। अभी बहुत से लोगों को रास्ते से हटाना होगा, बहुत से लोगों को। ये आज कैसी बातें कर रहे हो राकेश? इसे रास्ते से हटाओगे? निर्मला घबरा कर बोली। पूर्णिमा को, रानी पूर्णिमा को? मगर क्यों? उसने क्या किया है? भरत नवाज, इस शहनशाह का शहनशाह मैं बनूंगा। बूढ़े श्रुत को रास्ते से हटा दिया गया है।
अब कौन सी रुकावट बाकी है? राकेश जुनून में बोला। हाय राम, तो क्या महाराज शरतचंद्र की हत्या तुमने की है? निर्मला घबरा कर बोली। राकेश चौंक पड़ा। उसे इस सादा लड़की से इस कदर बेकाबू नहीं होना चाहिए। वो संभल गया। ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है निर्मला, बस अब तुम जाओ और आराम करो। मेरी खराब, राकेश ने उसके होंठ चूमते हुए कहा। लेकिन निर्मला का तो खून खुश हो गया था। राकेश की मौत उसे घेर रही थी। उसने शरतचंद्र के कत्ल की तरदीद भी जरूरी नहीं समझी। वो इस बात से बेखबर था कि निर्मला के दिल पर क्या गुजरी है। उसका प्रेमी एक हत्यारा है। उसने भरत नवाज के राजा को कत्ल किया है और महारानी के कत्ल का सोच रहा है। वो खामोशी से राकेश के महल से निकल आई। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। राकेश को वो एक सच्चा प्रेमी समझती थी, लेकिन प्रेम करने वाले किसी की जान नहीं लेते, वो तो सिर्फ जान बख्शते हैं। राकेश ने अगर शरतचंद्र की हत्या की है तो वो किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकता है। अपने मकान की तरफ बढ़ते हुए वो ये सोच रही थी। रात काफी गुजर चुकी थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अभी वो अपने मकान से थोड़ी ही दूर थी कि अचानक ही उकब में से एक आहट सुनी और इससे कबल के वो पलट कर देखे। अचानक एक स्यासी शय, जिसको पाकर निर्मला की समझ में कुछ नहीं आया। स्याह शय ने उसे लपेट लिया और उसका दम घुटने लगा। उसे उठाकर कंधे पर डाला और चल पड़ा। निर्मला इतनी सहमी हुई थी कि हाथ पांव भी ना मार सकी। वो कंबल में लिपटी हुई थी और उसे किसी तरफ से हवा नहीं मिल रही थी। चुनाचे चंद साथ के बाद उसके हवास जवाब दे गए। न जाने कितनी देर के बाद उसकी आंख खुली। वो किसी छप्पर खट पर लेटी हुई थी। सामने ही एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई साधु कृष्ण भगवान की मूर्ति के चरणों में सर झुकाए बैठा था। काफी देर तक उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने कमरे का जायजा लिया जिसमें वो मौजूद थी। दीवारों पर साधुओं और देवताओं की तस्वीरें आवेज़न थी। हनुमान का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। बड़ा पाकीज़ा माहौल था। लेकिन वो यहाँ कहाँ से आ गई? उसे तो कंबल डालकर उठा लिया गया था। वो दहशतज़दा हिरनी की तरह उठ गई। उसके पूरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। वो यहाँ से भाग जाने की सोच रही थी। दबे कदमों वो उठी और चोरों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल आई। साधु महाराज भगवान के चरणों में झुके हुए थे। करीब से देखकर निर्मला ने पहचान लिया, ये तो नैनवा महाराज हैं, महान साधु जिनकी अजमत का सिक्का पूरे भरत नवाज पर बैठा हुआ था। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए हैं? और इस तरह ये तो राजमंदिर है। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी वक्त नैनवा महाराज की आवाज गूंजी, जा रही हो निर्मला? निर्मला के पांव मन भर के हो गए। उसके चेहरे पर खौफ था। हमारा तन भगवान के चरणों में है, लेकिन मन के द्वार खुले हुए हैं निर्मला। अगर जा रही हो तो बहू, हमें भगवान से तुम्हारे जीवन की प्रार्थना करेंगे। निर्मला एक इंच आगे नहीं बढ़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। भला नैनवा महाराज को क्या पड़ी थी कि वो उसे उठा कर लाते और फिर उसका शुबा दूर हो गया। वो वापस पलट आई। नैनवा महाराज ने रो आवाज में कहा। भगवान के चरणों से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने निर्मला को गहरी नजरों से देखा और बोले, तुमने ये भी ना पूछा निर्मला कि तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझसे भूल हुई थी महाराज, मैं डर गई थी। बड़ा खौफ बजा है निर्मला, मगर भगवान के घर में मन की खोट काम नहीं आती। तुम्हें याद है तुम कहाँ से आ रही थी? मैं महाराज, मैं निर्मला कांपने लगी। आओ मेरे साथ, आओ। प्रेम पाप नहीं, लेकिन टटोल लेना चाहिए कि प्रेमी कैसा है। गलत आदमी से प्रेम करना जीवन भर का रोग बन सकता है और कभी कभी ये प्रेम जीवन ले डूबता है। महाराज उसके बाजू पर हाथ रखते हुए उसे अंदर ले आए। निर्मला का शरीर अब भी कांप रहा था। बैठ जाओ निर्मला, ये भगवान इस्तेहान है। यहाँ खौफ बेकार है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। निर्मला का दिल आहिस्ता आहिस्ता काबू में आने लगा। फिर वो बैठ गई। नैनवा महाराज उससे थोड़े फासले पर बैठ गए थे। तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? मंत्री जी के महल से। मेरा भी यही ख्याल था। कल रात ही भगवान के बेरों ने मुझे इतला दी थी कि मंत्री राकेश भरत नवाज पर तबाही ला रहा है। वो राक्षस भरत नवाज की ईंट से ईंट बजाने की सोच रहा है। क्या वो तुम्हारा प्रेमी है? नैनवा महाराज ने पूछा। हाँ महाराज, निर्मला के मुंह से लरसती हुई आवाज निकली। तूने बड़ी भूल की है निर्मला। भला तेरा और उसका क्या जोड़? वो मंत्री और तू दासी। जरूर उसने तुझे सबज बाग दिखाए होंगे। मुमकिन है तुझे उसने ये भी कहा हो कि वो तुझे महल की राजकुमारी बना देगा। आप महान हैं महाराज, उसने यही कहा था। निर्मला ने अकीदत से कहा। कितनी भोली होती हो तुम लड़कियां, सबकी बातों में आ जाती हो। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और तुम बन गई, और अब वो तुम्हारा जीवन खत्म कर देना चाहता है। मेरा जीवन? मगर क्यों? निर्मला घबरा कर बोली। क्योंकि तुम उसके एक राज से वाकिफ हो। नैनवा महाराज ने गौर से निर्मला की शक्ल देखते हुए कहा। कौन सा राज महाराज, कौन सा राज? ये तो तुम ही बताओगी निर्मला। सुनो, मेरा इल्म मुझसे बहुत कुछ कहता है, मगर पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं उसके आदमी तुम्हें कंबल में लपेट कर उठा के ले जा रहे थे। उन्हें हुक्म मिला था कि तुम्हें किसी अंधे कुएं में डाल दिया जाए। इत्तेफाक से वो मंदिर के सामने से गुजरे। मैं उस वक्त भगवती का पाठ कर रहा था। तब भगवती ने मुझे आज्ञा दी कि मैं एक सुंदरी का जीवन बचाऊं, और मैं बाहर निकल आया। मैंने उन्हें ललकारा और वो डर के मारे तुम्हें छोड़कर भाग गए, मगर मैंने उनमें से एक को पकड़ ही लिया और उसी से उठवा कर तुम्हें अंदर ले आया।
भगवान के घर में झूठ बोलना आसान नहीं। मैंने उससे सच मालूम कर लिया। उसने बताया कि उसे ये आज्ञा राकेश ने दी थी। मैंने उससे कहा कि पापी हत्यारे, एक कन्या की जान लेने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? और फिर मेरे कहने में से उसने उसी वक्त महल छोड़ दिया। निर्मला बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका दिल टूट गया था। उसे यकीन हो गया था राकेश ने उसे इसीलिए हलाक कराने की कोशिश की होगी कि वो उसके राज से वाकिफ हो गई है। उसने भूले से बता दिया है कि श्रीचंद्र का कातिल वही है। रोने से काम नहीं बनेगा सुंदरी, मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूँ। मुझे उस मन के सारे राज बता दे। महाराज, निर्मला रोते हुए बोली, तू नहीं बता सकती तो मुझसे सुन। क्या तुझे मालूम है कि राकेश ही महाराज का कातिल है? हाँ महाराज, उसने बताया था। और क्या कह रहा था वो कह रहा था कि वो मुझे रानी बनाएगा और पूर्णिमा को ऐसी सजा देगा कि वो जीवन भर याद रखेगी। ओह, नैनवा महाराज का चेहरा चमक उठा। उसने तुझसे ये भेद कह दिया निर्मला? मगर फिर उसे ये ख्याल हुआ कि इसका भेद खोल न दे। चुनाचे उसने फौरन अपने आदमियों को तेरे पीछे दौड़ाया कि वो तेरा खात्मा कर दें। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया, पर तुझे अपनी भूल का एहसास हुआ या नहीं? मेरी कौन सी भूल महाराज, निर्मला ने मौसमियत से कहा। यही कि तूने ऐसे हत्यारे से प्रेम किया, उससे भूल हुई महाराज। और अब वो तुझे पाताल में भी तलाश करके खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तू उसका भेद जानती है। हाय भगवान, मैं क्या करूं? निर्मला फिर रोने लगी। रोने की जरूरत नहीं है निर्मला, अब तू भगवान के घर में है। लेकिन ये बता कि तेरे मन में श्रीचंद्र का प्रेम भी था या नहीं? वो हमारे मालिक थे महाराज। क्या तुम इस हत्यारे के मुख से पर्दा नहीं उठाएगी? मैं महाराज, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तक मैं उसका कच्चा छटा ना खोल दूं, कहीं ना जा, यहीं रहे। और जब उसकी करतूत सबके सामने आ जाएं तो फिर तू आजाद होगी। मैं वही करूंगी महाराज जो आप कहेंगे। वादा करती है? हाँ, मैं वादा करती हूँ महाराज। तो फिर आ, मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां कोई तुझे तलाश न कर सके। और महाराज निर्मला को लेकर एक तहखाने की तरफ बढ़ गए। उसे दूसरों की निगाहों से पोशीदा रखना भी जरूरी था, क्योंकि बहरहाल वो पूर्णिमा के लिए एक अहम मोहरे की हैसियत रखती थी। इसके अलावा नैनवा महाराज उसे अपने कामों में खर्च करना भी नहीं चाहते थे। वो अपने काले करतूत तशम आजबाम तो नहीं कर सकते थे। निर्मला भी बुरी ना थी। जब तक वो यहाँ रहती, नैनवा महाराज को और किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी वो पूर्णिमा के काम का मोहरा थी, और उस मोहरे को नैनवा महाराज किसी भी सिमत से खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए निर्मला की शमीली जवानी को हासिल करने का ख्याल उन्होंने दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन वो पूर्णिमा के दरबार में पहुंच गए। पूर्णिमा ने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए स्वागत किया था और उन्हें बैठने की पेशकश की। नैना कहे बगैर ही खिसक गई थी। क्या रिपोर्ट है महाराज? पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुरु महाराज का दास भला नाकाम रह सकता है? नैनवा महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं नैनवा महाराज, इसलिए हमने आपका जीवन बचाए रखा है। वरना नैनवा महाराज आप इस संसार में ना होते। लेकिन अब तो आप हमारे खास आदमी हैं। हमने 2 आदमियों का इंतखाब किया है, एक नैना, दूसरे आप। हमारी आशा है आप दोनों जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। गुरुजी की जय। नैनवा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप हमारी ताकत से वाकिफ हैं महाराज। जानता हूँ राजरानी, आप कुछ नहीं जानते। वो कल का छोकरा राकेश हमारे सामने आने की कोशिश कर रहा है। हम चाहें महाराज तो भरत नवास नर्क का नमूना बन जाए, पूरे महल में खून रेजी शुरू हो जाए, लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगे। अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम अपने दावे को सच कर दिखाएंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि निर्मला से कैसी रही? भूली फाख्ता अब मेरी मुट्ठी में है और वही कहने और करने को तैयार है। खूब। नैनवा महाराज क्या इनाम मांगते हैं? इनाम? नैनवा महाराज होंठों पर जुबान फेरते हुए बोले, हाँ, आप हमारे लिए बहुत काम करते हैं, हमसे भी इनाम लें। मिल ना सकेगा राजरानी जी? नैनवा महाराज ने घगयाए हुए कहा, बताए तो सही, मेरी आशा आप थी। राजरानी जी क्षमा कर दें, आपने पूछा मैंने बता दिया, परंतु आप महान हैं, मैं आपको गुरु समझता हूँ। चेला ये जुर्रत नहीं कर सकता। अगर देना चाहती हैं रानी जी तो नैना की एक रात दे दें। नैनवा बोला। पूर्णिमा को हंसी आ गई। उसकी आंखों में सरूर लहरा रहा था। आज वो अजीब से मूड में थी। एक महान साधु उससे खैराते हुसन तलब कर रहा था। वो उसे तड़पाना चाहती थी। खुद को इतना सस्ता नहीं समझती थी कि नैनवा जैसे अबूल हवस के कुत्ते इसके पास भटक सके। उसने अपने बदन की कीमत तो बहुत ऊंची रखी थी, लेकिन नैनवा महाराज की दूसरी बात थी, बहुत दिलचस्प। नैना तो भेड़ों का छत्ता थी, वो तो नैनवा महाराज की वो दुर्गत बनाती, वो भी याद रखते। राजे उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इनाम नहीं नैनवा महाराज, बल्कि मौत मांगी है। नैना नागन है और आपने उस पर नजर डाली, वो पलटकर ऐसा डसेगी कि जान के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए उसका ख्याल छोड़ दें। महल की दूसरी दासियां उससे कहीं ज्यादा हसीन हैं। मैंने आपको उसके लिए तो नहीं रोका, औरतें सब एक जैसी होती हैं, इसके अलावा कुछ और तलब करें महाराज, बस यही आशा है। गुरु जी की आज्ञा नहीं है तो ना सही, बाकी सब कुछ मौजूद है। इतनी दासियां आपके पास आ चुकी महाराज, बस गुरु जी की कृपा है। नैनवा महाराज हंसते हुए बोले, आपने हम जैसी भी कोई पाई खुशामद नहीं राजरानी जी, भगवान ने आपको अकेला ही बनाया है। नैनवा महाराज शर्माते हुए बोले, और
पूर्णिमा हंस पड़ी। वो देर तक हंसती रही, फिर एक तवील अंगड़ाई लेती हुए बोली, बस अब आप जाइए महाराज, जल्द ही बाकी काम भी कर डालिए। बस गुरुजी की आज्ञा का इंतजार करूंगा। चिंता ना करें, बहुत जल्द हम दरबार जाएंगे। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और नैनवा राज उठ गए। पूरे 1 महीने के शोक के बाद रानी पूर्णिमा की हालत इस काबिल हो सकी कि वो दरबार में आई और आज उनका पहला दरबार था। भरत नवास के कामों में कोई दिक्कत नहीं थी, मंत्री भी सब कुछ संभाले हुए थे, किसी काम में कोई गड़बड़ नहीं थी। राज रानी भी आज इतने दिन बाद दरबार में आई थी, इसलिए आज सिर्फ ताजियत करने वाले आए थे। काले लिबास में महाराज पूर्णिमा आसमान से उतरी हुई अप्सरा मालूम हो रही थी। लोगों की आंखें हकीकत से झुकी हुई थी। राकेश सोच रहा था कि बिलाशुबा ये औरत अपने रंग में निराली है। निर्मला तो इसके कदमों की धूल भी नहीं। न जाने पापन हथियारी कहाँ चली गई है। शहर के उमरा ने एक मुश्तरका ताजियतनामा पेश किया, जिसे एक आदमी ने पढ़कर सुनाया। फिर उसकी तरफ से दरख्वास्त भी की गई। क्या है ये पढ़कर सुनाया जाए? रानी ने हुक्म दिया। दरख्वास्त में लिखा था कि शरद चंद्र के कातलों को तलाश किया जाए और उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि भरत नवास के अवाम को तड़पते हुए दिल ठंडे पड़ जाएं। पूरी दरख्वास्त सुनने के बाद रानी पूर्णिमा खड़ी हो गई। भरत नवास के मित्रों, महाराज शरद चंद्र के वफादारों, क्या तुम समझते हो कि हम शरद चंद्र के कातलों की तरफ से आंखें बंद कर लेंगे? क्या तुम समझते हो कि उनके कातलों को तलाश करने की कोशिश नहीं की जा रही? सुनो भरत नवास वालों, शरद चंद्र जी मेरा सुहाग थे। मैं अवाम के राजा और अपने पति की मौत का ऐसा बदला लूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। मेरे आदमी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही महाराज के कातिल पकड़े जाएंगे, ये मैं वचन देती हूँ। और पूरे महल में रानी पूर्णिमा की जय जयकार होने लगी। फिर कुछ दूसरी कार्रवाइयाँ होने लगी। उसके बाद दोबारा दरबार बर्खास्त हो गया। गमज़दा रानी ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बेहतर होती गई और वो दरबार के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। अवाम की भलाई के काम होने लगे। यूं ही वक्त गुजरता रहा, लेकिन अभी तक महाराज के कातलों के बारे में कोई इंकशाफ नहीं हो सका था। इस दौरान राकेश ने 2-3 बार पूर्णिमा से रुजू करने की कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा ने हमेशा से यही कहा था कि शरद चंद्र की मौत ने उसके दिल को बहुत सदमा पहुंचाया है। अब वो किसी और की आगोश में जाकर स्वर्गवासी की आत्मा को तकलीफ नहीं दे सकती। राकेश इस जवाब से सख्त झंझलाया था। न जाने क्यों निर्मला कहाँ जा मरी थी, इसका सराग भी नहीं मिलता था। बहरहाल अब वो ज्यादा सब्र नहीं कर सकता था। अब उसकी दूसरी निगाह इंतखाब सुनैना थी। सुनैना महल ही में रहने वाले एक सरकारी ओहदेदार की खूबसूरत लड़की थी। राकेश को दरमियाने कद की ये हसीन लड़की पसंद आ गई और उसने हरदीप चंद से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। पहले उसने हरदीप के महकमे को अचानक चेक किया, उसके काम की बेपनाह तारीफें की, उसकी तनख्वाह में भारी इजाफा कर दिया। हरदीप चंद सीधा सादा सा एक आदमी था। वो राकेश का ममनून हो गया और जब उसे राकेश के बहल से माँ अहलो अयाल की दावत मिली, वो खुशी से निहाल हो गया। उसे दयालु मंत्री ने उसकी बहुत इज्जत अफजाई की। चुनाचे अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ वो राकेश के महल में पहुंच गया। राकेश ने उनकी खूब खातिर मदारत की और फिर वो सुनैना को लेकर महल दिखाने चल पड़ा। दूसरे लोगों को उसने चालाकी से काट दिया और रामचरण और अपनी माँ के सुपुर्द कर दिया था। सुनैना पढ़ी लिखी लड़की थी और फिर औरत मर्द के मामले में बहुत चालाक होती है। उसने भी सोचा कि खूबसूरत वजीर अगर उसकी जुल्फ का असीर हो जाए तो लुत्फ आ जाएगा। चुनाचे उसने नाज और अदा के हथियार कर लिए और जब राकेश फूलों के एक कुंज के पास से गुजरा, उसने एक फूल तोड़ लिया। राकेश रुक गया। मंत्री महाराज, सुनैना शर्माए हुए लहजे में बोली। सुनैना देवी, ये आपने मेरे नाम की मट्टी क्यों खराब कर दी? मंत्री महाराज, तो दरबार ही में अच्छा लगता है। मेरा नाम राकेश है और आप सिर्फ राकेश कहेंगी, समझी? एक शर्त पर, सुनैना ने शर्माते हुए लहजे में कहा। शर्त भी बता दो। राकेश ने उसके झुके हुए चेहरे को देखा और बोला, इसे सडोल जिस्म वाली ये हसीना बहुत पसंद आई थी। आप भी मुझे सुनैनी कहेंगे। सुनैनी? राकेश मुंह में मजा लेते हुए बोला। हाँ, घर वाले प्यार से मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अब ठीक है, हम भी प्यार से तुम्हें सुनैनी ही कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब कहाँ करेंगे, सिर्फ आज या आज के बाद भी? मैं नहीं समझी राकेश साहब, ये एक दिन की मुलाकात सिर्फ एक सपना बन जाएगी या और मुलाकातें भी होंगी? दासी हूँ राकेश साहब जी, जब हुक्म देंगे हाजिर हो जाऊंगी। वादा करती हैं? हाँ, वचन देती हूँ। सुनैना ने उसे होशरुबा निगाहों से देखते हुए कहा और फूल आगे बढ़ाते हुए बोली, आ गया हो तो आपके लिबास में लगा दूं? ओह! राकेश आगे बढ़ गया और सुनैना ने उसके लिबास में फूल लगा दिया। फिर राकेश ने एक फूल तोड़ा और उसे सुनैना के बालों में सजा दिया और फिर वो गहरी निगाहों से सुनैना को देखते हुए बोला, फूलों की अपनी जुबान होती है सुनैना, क्या आप इस जुबान को समझती हैं? और सुनैना ने एक अदा से सर हिला दिया। बड़ी मीठी और बड़ी अनोखी जुबान होती है, बड़े गहरे बंधन होते हैं, इसलिए तुमने मेरे लिबास में ये फूल सजाया है। मैं एक प्रेमिका की तरफ से ये तोहफा तो प्रेमी को ही दिया जाता है। अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका के बालों में फूल सजा दे तो मानो उसने जीवन भर का साथ दे दिया। राकेश जी, सुनैना जज्बात भरी आवाज में बोली, क्या मैं इस फूल के काबिल हो सकती हूँ?
हमने इसे सोच समझ कर ही तुम्हारे बालों में सजाया है। राकेश ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा और सुनैना ने आंखें बंद कर ली। महीनों का काम मिनटों में हो गया। वो वापस पलटे तो नशे में चूर थे। सुनैना की आंखों से कामयाबी की शराब बरस रही थी। राकेश शिकार के काबू में आ जाने से खुश था। अब कब मुलाकात होगी सुनैनी? उसने पूछा। जब आ गया हो, कल रात मैं बाग में इसी जगह इंतजार करूंगा। मैं आ जाऊंगी, सुनैना ने शर्माते हुए कहा और दोनों खुशी खुशी अंदर दाखिल हो गए। दोनों के चेहरे अपनी कामयाबी पर दमक रहे थे और आज दरबार खास था। शहर के सारे मौजूदीन शरद चंद्र के सारे जानिसार जमा थे। राज रानी भी आने वाली थी। वो आई और दरबार में एहतराम फैल गया। दरबारी मुअद्दब हो गए। राज रानी एक देवी की हैसियत रखती थी उनके लिए। कौन था जिसे इन्होंने निहाल ना कर दिया हो? सबकी तमन्नाएं पूरी की थी इन्होंने। ऐसी राज रानी की जितनी इज्जत की जाती कम थी। पूर्णिमा दरबार में बैठ गई। राकेश ने हस्बे मामूल खास मुकदमात पेश करने शुरू कर दिए। पूर्णिमा ने चंद मुकदमात निपटा लिए। उसके अंदाज में एक इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिर एक दरबारी ने उसकी मुश्किल किसी हद तक कम कर दी। मैं राज रानी से एक सवाल करना चाहता हूँ, उसने खड़े होकर कहा और पूर्णिमा ने संजीदा निगाहों से उसे देखा। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ राज रानी। मैं जानना चाहता हूँ कि महाराजा शरद चंद्र के कातिल कहाँ गुम हो गए। अभी तक उनके बारे में पता क्यों नहीं चल सका? राज रानी के चेहरे पर उदासी फैल गई। उसने गमगीन निगाहों से दरबार हॉल में बैठे एक शख्स का चेहरा देखा और राकेश की तरफ देखती हुए बोली, राकेश, सवाल का जवाब दो। और राकेश बुखला गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अजीब नजरों से पूर्णिमा का चेहरा देखा और कुछ ना समझ सका। हम जवाब तो देना ही था। चुनाचे उसने गला साफ किया और बोला, मेरे मित्रों, स्वर्गवासी शरद चंद्र की याद हमारे दिलों से मिटी नहीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके कातिलों को खोज लिया जाए। हमारे खोजी दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन कातिल बहुत चालाक मालूम होते हैं। उन्होंने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। फिर भी हम बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हेमचंद जी, मैं भरत नवाज की रानी हूँ। महाराज की मौत ने मेरी कमर तोड़ दी है। मेरे जून में अब कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय इसके कि महाराज के कातिलों का खोज लगाकर उन्हें सजा दूं। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं औरत हूँ। मैंने राकेश को पूरे इख्तियारात दे दिए हैं कि वो शरद चंद्र जी के हथियारों का खोज निकालें। बाकी का काम राकेश का है। मैं राजरानी की आज्ञा का पालन करूंगा। राकेश दयाल आहिस्ता से बोला और उसी वक्त दरबार हॉल के दरवाजे पर नैनवा महाराज नजर आए और पूर्णिमा के चेहरे पर मसरत असार दौड़ गए। नैनवा महाराज, उसने कहा और तख्त से खड़ी हो गई। दूसरे दरबारी भी चूंक कर खड़े हो गए। सिर्फ पूर्णिमा थी जो नैनवा महाराज की हैसियत से वाकिफ थी, वरना पूरे भरत नवाज के लोग इन्हें एक पहुंचा हुआ साधु ऋषि समझते थे और सब ही इनकी इज्जत करते थे। दरबार हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। नैनवा महाराज रोब अंदाज में चलते हुए राज सिंहासन के करीब पहुंच गए। उन्होंने पूर्णिमा और दूसरे दरबारियों को बैठने का इशारा किया। ओम शंकर, उन्होंने भारी आवाज में कहा और फिर दरबारियों की तरफ मतवज्जा होकर बोले, महान रानी पूर्णिमा और मुअज़्ज़ज़ दरबारियों, तुम जानते हो कि हम भगवान के दास हैं और तुम्हारी इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं रखते। महाराजा शरद चंद्र ने कहा कि हम उनके पास रहें। हम रह पड़े, वरना हमारा तो ठिकाना जंगल है जहाँ भगवान से रूह लगाकर हम जीवन गुजार देते। मित्रों, हम भगवान के सिवा किसी और से नहीं डरते। राजाओं और देवताओं के इशारों पर जीवन वार देने को तैयार रहते। महान रानी, यूं समझो इस वक्त भी हम एक ऊपरी इशारे पर ही यहाँ आए हैं। मैं नैनवा महाराज के इस्तेहान को पहचानती हूँ। सुरगबाशी शरद चंद्र आपका बहुत मान करते थे। महाराज, पूर्णिमा ने कहा, हमें तुझसे एक शिकायत है। पूर्णिमा, तूने अपनी राजधानी के सारे खोजियों को शरद चंद्र के कातिलों की तलाश में लगा दिया, मगर हमसे बात ना की। क्या तू नहीं जानती कि संसार की निगाहों से छुपे हुए चेहरे हमारी निगाहों से दूर नहीं होते? पूरे दरबार में एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंज उठी। पूर्णिमा के चेहरे पर भी हैरत के नकूश नजर आ रहे थे, जिन्हें दूसरे लोगों ने भी महसूस किया। हाँ, हमें इसका एतराफ है महाराज, हमने इस तरह नहीं सोचा था। तेरी राजधानी के खोजी जीवन भर कोशिश करते रहे, तब भी कातिलों का पता नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि कातिल इतने सियाने हैं कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। परंतु भगवान के इशारों को कौन रोक सकता है? अगर आप निशानदेही कर सकें महाराज, तो हम जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे। हमारी शान के खिलाफ है। हम इसलिए आए हैं कि इन सियानों के चेहरे से पर्दे सरका दें, जो ये सोचे बैठे हैं कि भगवान के हाथों से भी बच जाएंगे। हम बेचैन हैं महाराज। दरबारी बजक वक्त बोल पड़े। सुनो मित्रों, साधु सनत इसलिए संसार में आते हैं कि संसार को सीधा रास्ता दिखाएं। हम सच बोलते हैं और कभी कभी इसकी सजा पाते हैं, मगर हमारा मिशन यही होता है। मैं कातिलों का चेहरा दिखाने आया हूँ। अगर रानी जी को ये चेहरा पसंद ना आए तो बेशक हमारी गर्दन उतरवा दे, मुझे कोई शिकायत ना होगी। नैनवा महाराज, आप महान हैं। आप जानते हैं कि मेरे दिल में बदले का नर्क सुलग रहा है। अगर कातिल मेरे सामने आ जाएं तो मैं इसकी कंधियां उतरवा दूं, मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दूं। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों? नैनवा महाराज ने दरबारियों की तरफ देखा।
हमें आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास है महाराज। सबने बैक वक्त जवाब दिया। कातिल तो तुम्हारे सामने है पागलो। देखो मंत्री राकेश का चेहरा, पहचानो इस अपराधी को। इसने जिसका खाया उसी के सीने पे खंजर घोंप दिया। यही है महाराज शरद चंद्र का कातिल। यही है हत्यारा जिसने तख्त के लालच में अपने मालिक को हलाक कर दिया। महाराज, राकेश चीख पड़ा। उसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया था। यही कैफियत पूर्णिमा की थी और उसकी ये हालत मसनूई नहीं थी। हालात इस वक्त क्लाइमेक्स पर आ गए थे। एक बड़ा फैसला होने वाला था। और जोर से चीखा राकेश, मगर तेरी आवाज हमसे ऊंची नहीं हो सकती। तू घर का बेदी है, तू लालची है, मूर्ख। तूने उसे कत्ल किया जिसने तुझे गंदी नाली से उठाकर महल में रख दिया। मंत्री बनने के बाद तेरी हवस बढ़ गई। तूने अपने मन में खूबसूरत रानी पूर्णिमा को हासिल करने के दिए जलाए। तू चाहता था कि शरद चंद्र मर जाए और तू न सिर्फ राजधानी पर कब्जा कर ले बल्कि राजरानी भी तुझे मिल जाए। इसलिए जब रानी पूर्णिमा महाराज शरद चंद्र के साथ शिकार को गई, तूने चोरी से आदमियों को तैयार किया और तेरे सुरमाओं ने उनका पीछा किया। फिर एक रात मौका पाकर उन्होंने हमला कर दिया और महाराज को मौत के घाट उतार दिया। ये झूठ है, बकवास है रानी जी, आप मेरी गवाही दें। राकेश ने गुस्से से कहा। उसे यकीन था कि रानी पूर्णिमा कितनी ही बदल गई हो, लेकिन आखिरकार वो उसका महबूब है, वो उसकी तरफदारी जरूर करेगी। लेकिन रानी पूर्णिमा के चेहरे से तो आग बरस रही थी। वो शायद गुस्से के आलम में खड़ी हुई थी। उसके पूरे बदन पर लर्जा तारी था। और फिर वो गराई हुई आवाज में बोली, अगर ये सच है राकेश, अगर ये सच है, अगर तूने हमारी मांग उजाड़ी है तो हम तेरी गर्दन अपने हाथों से उड़ा देंगे। ये बिल्कुल सच है राजरानी, पूछो राकेश से। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं। मैं इससे पहले इससे कभी नहीं मिला, फिर इसका दुश्मन क्यों बन जाता। मुझे ऊपर से इशारा मिला है और मैं सच बोलने आ गया और एक और सच बोलने वाले को भी साथ ले आया हूँ। महाराज दरवाजे की तरफ बढ़े और जोर से बोले, आ जाओ। और दरवाजे से निर्मला और राकेश के महल के चंद मुलाजिम अंदर आ गए। निर्मला को देखकर राकेश का चेहरा जर्द हो गया और वो बिला वजह मुजरिम बन गया था। निर्मला अंदर आ गई तो नैनवा महाराज ने पूर्णिमा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ये राकेश की प्रेमिका निर्मला है। पहरेदार, क्या तुम गवाही ना दोगे कि ये अक्सर राकेश के बिस्तर में उसके साथ होती थी? ये सच है महाराज, पहरेदारों ने कहा। तू बोल सुंदरी, परवाह मत कर, तेरे जीवन की रक्षा की जाएगी। क्या एक रात राकेश के आदमियों ने तुझे हलाक करने की कोशिश नहीं की थी महाराज। निर्मला ने कांपते हुए बोली, क्यों? ये पापी भूल में मुझे ये बता बैठा था कि इसने शरद चंद्र को कत्ल किया है। फिर इसे ख्याल आया तो इसने मुझे ही कत्ल करने की ठानी। इसने तेरे सामने इकरार किया था। हाँ महाराज, इसने बार बार मुझे रानी बनाने के वादे किए। इसने कहा कि एक दिन पूर्णिमा को भी तख्त से हटा दिया जाएगा और फिर इसका राज होगा और ये मुझे रानी बना देगा। इसने कहा था शरद चंद्र रास्ते से हट गए हैं, अब सिर्फ पूर्णिमा बाकी है। निर्मला, राकेश दीवाना होकर चीखा, तुम्हारे करतूत खुल गए हैं मंत्री जी, अब तुम खुद को ना छुपा सकोगे। तुम नैनवा महाराज का भी अपमान कर रहे हो। हम तो इंसान हैं, भगवान तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे। दरबारियों में से एक ने कहा, ये झूठ है, बकवास है, पूर्णिमा झूठी है। वो मान ले राकेश, मान ले, अब तेरी जान नहीं बच सकती। नैनवा महाराज बोल पड़े और राकेश ने अपनी पेटी से खंजर खींच लिया। गुस्से से पागल हो गया। मैं तुझे नष्ट कर दूंगा झूठे साधु। वो खंजर लेकर नैनवा महाराज की तरफ लपका, लेकिन गुस्से से बेकाबू दरबारी उस पर टूट पड़े। राकेश को नीचे गिरा दिया गया। दरबारी इस कदर तैश में आ गए कि उन्होंने राकेश का खंजर छीनकर उसके सीने में झोंक दिया और दरबार हॉल में इसकी चीखें गूंजती रहीं। खंजरों के मुतअद्दिद वार हुए और वो चंद लम्हे तड़पा और फिर साकत हो गया। पूर्णिमा ने भी अब सुकून की सांस ली थी। उसने आगे बढ़कर राकेश के लाश पर थूक दिया। तो इसी काबिल था राकेश, इसी काबिल था। फिर वो नैनवा महाराज के चरणों में झुक गई। आप महान हैं महाराज, आपने हमारे मन को शांत कर दिया। ये सब भगवान की लीला है। राजरानी, हम साधु सन्नत तो इसके इशारों पर काम करते हैं, हमें आज्ञा दो। और नैनवा महाराज पलट कर वापस चल पड़े। फिर वो हॉल से निकल गए। ने हमारी सहायता की है निर्मला, तू किसी बात की चिंता ना कर, तेरा कोई दोष नहीं। दरबार यूं इस पापी की लाश को शहर भर में घसीटो और फिर हमारे सुहाग का कातिल है, ये अपने महाराज का कातिल है। इसके पूरे घराने को भस्म कर दो, इसके खानदान का एक आदमी भी बचने ना पाए। जल्दी करो, इसी तरह हमारे मन को शांति मिलेगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा रानी जी, बिफरे हुए दरबारियों ने कहा और दरबार बर्खास्त हो गया। पूर्णिमा के होंठों पर शैतान नाच रहा था। शायद डर के मारे, शायद वो भी उससे खौफसदा हो गया था। भरत नवास में एक तूफान उठा था। बिफरे हुए लोगों ने राकेश के खानदान को जला दिया था। उनकी कोई बात नहीं सुनी गई थी। भरत नवास के अवाम शरद चंद्र से इस कदर मोहब्बत करते थे। बहरहाल 3-4 रोज हंगामे जारी रहे। राकेश का बेकसूर घराना हराम मौत मारा गया था और इसमें भी चंद्र बदन की चाल थी। राकेश की मौत के बाद उसके शैतानी जहन ने एक प्रोग्राम बना लिया। ये प्रोग्राम
पूर्णिमा जैसी औरत के लिए कोई हैसियत नहीं रखता था, लेकिन उससे भरत नवाज की किस्मत वाबस्ता थी और भरत नवाज अब पूर्णिमा के हाथ में था। एक भरी पूरी रियासत जिसे इसके आबाद करने वालों ने न जाने कौन कौन से जतन करके आबाद किया होगा, अब एक औरत के कब्जे में थी और वो भरत नवाज की किस्मत को एक नए मोड़ पर ला रही थी।